12 जनवरी यानी आज सोमवार को इसरो के स्पेस कैलेंडर ईयर के लॉन्च की शुरुआत हो गई। हालांकि इसकी उल्टी गिनती तो रविवार को ही शुरू हो गई थी, लेकिन सोमवार को PSLV C-62 के जरिए उड़ान भरी गई, जिसमें एक मुख्य उपग्रह अन्वेषा के नाम से है और बाकी 14 छोटे उपग्रह भी है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है और इस पेलोड में सबसे महत्वपूर्ण है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पेलोड के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अन्वेषा की बात करें तो ये लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन के साथ यानी सूरज के साथ साथ पृथ्वी के चक्कर काटेगा, यानी जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी होगी उस लिहाज से इसकी खासियत ये है कि ना सिर्फ घने जंगलों के अंदर बल्कि जंगल के साथ साथ अगर पृथ्वी के नीचे भी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका पता भी इस सैटेलाइट के जरिए लगाया जा सकता है। ये डुअल यूज़ है, यानी डिजास्टर से लेकर के और डिफेंस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीहरिकोटा में इस उड़ान के साथ ही इसरो के इस साल के स्पेस मिशन की शुरुआत भी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया दफ्तर बनकर तैयार है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने कार्यालय में शिफ्ट हो सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ। रायसीना हिल्स के नीचे विजय चौक से थोड़ी दूरी पर ये पूरा एक हाईटेक परिसर बना है और इस परिसर का नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। सेवा तीर्थ में 3 हाईटेक इमारतें बनाई गई हैं। उसमें पहला है PMO, दूसरा है कैबिनेट सचिवालय और तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, जहां पर NSA अजीत डोभाल बैठेंगे। यह पूरा परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्सा के तौर पर बनाया गया है, जिसके तहत नया संसद भवन और कर्तव्य भवन पहले ही बन चुका है। यहीं पर प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है, जिसमें PM जल्द ही लोक कल्याण मार्ग से शिफ्ट होंगे। हालांकि उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो आवास कैसा है, PM कब तक उसमें आएंगे, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। लेकिन सेवा तीर्थ के बारे में जो जानकारी सामने आई है, यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय होगा उसका नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। तो उस सेवा तीर्थ में कई सारे आधुनिक तरीके से हॉल बनाए गए हैं, मीटिंग हॉल बनाए गए हैं, बैठक जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे वो स्थान बनाया गया है। विदेशी मेहमान आएंगे उनके साथ बैठ के जो बैठकें करेंगे उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक भी होगी और आधुनिक और हाईटेक भी होगा। इसमें हाईटेक मीटिंग हॉल है, ओपन वर्क स्पेस है, कैबिनेट कक्ष अलग से बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री का आवास भी जैसा मैंने कहा कि इसी परिसर में है, लेकिन उसके बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि 7 LKM भी, यानी अभी जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वो भी आने वाले वक्त में खाली हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ मकर संक्रांति के बाद शिफ्ट कभी भी हो सकता है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन था, जहां जो जर्मन के जो चांसलर है उनके साथ वो गांधी आश्रम की मुलाकात की। उसके बाद सीधा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में यहां मौजूद रहे। यहां पे उनका जो काइट फेस्टिवल का ओपनिंग किया, उसके बाद यहां पे उन्होंने अपनी जो जर्मन और इंडियन की जो फ्रेंडशिप है उसका जो पतंग है वो चलाया। ओपन जीप में लोगों का अभिवादन किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काइट फेस्टिवल में अलग अलग जो देश है वहाँ से 50 से ज़्यादा जो देश है वहाँ से जो लोग हैं 135 से ज़्यादा काइट फाइटर है वो यहाँ पहुँचे हैं। साथ में गुजरात समेत 14 राज्यों के अलग अलग 139 जो लोग हैं जो काइट फाइटर है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अलग अलग जो रंग की जो पतंग है जिसको देख अहमदाबाद का जो आकाश है वो पूरा जो रंग बिरंगी हो चुका है। और आप देख सकते हो कि अलग अलग जो पतंग है वो आकाश में उड़ रही है। जैसे जो बात की जाए तो भाजपा का जो देख सकते हो कि यहाँ पे जो कमल का जो सिंबल है उसकी जो पतंग है वो भी यहाँ उड़ रही है। अलग अलग जो पतंग है लोगों का आकर्षण का केंद्र रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ पे ये जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। साथ में आप देख सकते हो कि पूरा जो आकाश है वो रंग बिरंगी हो चुका है। कई जो लोग हैं वो यहाँ पे कई सालों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग जो पतंग है वो फिलहाल अहमदाबाद के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक्षत्रिय, अहमदाबाद।
अगले वर्ष जनवरी में हरिद्वार में कुंभ होना है। उस अर्ध कुंभ की तैयारी पूर्ण कुंभ की तरह चल रही है और पूरे भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के लिए सरकार इस बात का दावा कर रही है। और इसी के साथ ही अभी यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई है और गंगा सभा द्वारा उठाए गए बार बार इन सवालों के जवाब में आज फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में उस दौरान स्नान की तिथियों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कि नहीं, इस बात को लेकर के वो जो धर्मशास्त्र हैं या जो भी जिस भी त्योहार से संबंधित कोई धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन कराएंगे। उसी के बाद ही इस तरह का कोई फैसला हो सकेगा। ये बात पिछले कई दिनों से चली आ रही है। लगातार साधु संत गंगा सभा इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कुंभ में स्नान की तिथियों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर अभी पूरी तरह से कोई पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद धर्म गुरुओं से बातचीत करने के बाद ही आगे का कोई फैसला होगा। और ये भी देखा जाएगा कि पिछले कुंभ में, पिछले महाकुंभों में किस तरह की व्यवस्था रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कोडेन सिरप को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसमें जांच कर रही है। कई टीमें बनाई गई हैं, एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन अभी भी जांच को लेकर के एक तरफ आलोक सिंह और उनके परिवार में उनकी पत्नी का सहयोग नहीं मिल रहा है और जिस तरह से ईडी की जांच और एसआईटी की जांच चल रही है उसमें सहयोग ना मिलने के कारण इस पूरे जांच को न सिर्फ प्रभावित हो रही है बल्कि उसमें समय लग रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ने खुद साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले के तह तक पुलिस जाएगी और जो दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये बात भी गौर करने वाली है कि कोडेन सिरप को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत भी गरमाई जब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और शीतकालीन सत्र में हंगामा भी काटा। इन सब कारणों से कोडेन सिरप का मामला गंभीर है और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस की टीम के साथ साथ इसमें जांच कर रही है कि संलिप्तता कहां तक है और कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ में धर्मांतरण के केस में नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर रियाज को लेकर के डॉक्टर शाहीन के संपर्क सामने आ रहे हैं और इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा टीम को पहले से ही था, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर रियाज और उसके परिवार वालों का धर्मांतरण के साथ कनेक्शन निकल के आ रहा था, जिस तरह से सलीमुद्दीन जो कि डॉक्टर रियाज के पिता हैं उन्होंने खुद धर्मांतरण किया हुआ था, इन सब को लेकर के अभी और नए खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है कि डॉक्टर रियाज के संपर्क में डॉक्टर शाहीन भी हुआ करती थी, जो पहले से भी दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ी जा चुकी है। और अब ये देखना होगा कि क्या जो मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर ये पढ़ा करते थे, जहां से डॉक्टर बने हैं, क्या डॉक्टर रियाज, डॉक्टर शाहीन, इन सब के अपने तार थे, नेटवर्क था? क्या कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जो सभी मेडिकल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं फैला हुआ था और इस मुहिम में लगा हुआ था धर्मांतरण के, जो हम केजीएमयू के इस केस में देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अगर बिहार में आपको भी सड़कों पर इस तरीके के गड्ढे नजर आते हैं तो राज्य सरकार अब आपको 5,000 रुपये देने वाली है। देखिए, पथ निर्माण विभाग की तरफ से एक नई स्कीम जो है वो लाई जा रही है, जहां पर सड़कों पर अगर आप गड्ढे दिखाते हैं तो सरकार आपको 5,000 रुपये जो है वो देने वाली है। पथ निर्माण विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये बयान देते हुए कहा है कि अगर पटना या पूरे बिहार में सड़कों पर गड्ढे नज़र आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे गड्ढे नज़र आते हैं तो उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जो रोड बनाए थे या फिर जो ठेकेदार होंगे। रोड में गड्ढा और रोड खराब कहीं कहीं नजर आता है पूरे बिहार में। हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, पूरे देश में ये पहला पॉलिसी होगा, गड्ढा बताओ 5,000 रुपया पाओ।
तो इससे ठेकेदार के मन में डर रहेगा, हमारे विभाग के इंजीनियर भी सतर्क रहेंगे कि अब बिहार में रोड में अगर एक भी गड्ढा नजर आ गया तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये पटना की सड़कों का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गड्ढे हैं। अगर ऐसे गड्ढे आपको नज़र आते हैं तो आप पथ निर्माण विभाग को सीधे इसका वीडियो भेज सकते हैं। आपको इसके बदले पथ निर्माण विभाग 5,000 रुपये जो है वो इनाम देगा। ये तस्वीर पटना के वीर चंद पटेल मार्ग से ठीक आगे की तस्वीर है जहां पर आप सामने देख सकते हैं होटल चाणक्य है और उसके आगे ये रास्ता है। देखिए कोई भी गाड़ी अगर इस गड्ढे में जाती है तो उसे परेशानी होती है। अब ऐसी सड़कें अगर आपको नज़र आती है तो आप भी राज्य सरकार की मदद कर सकते हैं। आप ऐसी तस्वीरें जो हैं वो राज्य सरकार को भेजें, उसके बदले आपको राज्य सरकार 5,000 रुपये इनाम देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। साइबर अपराधी लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला आईटीबीपी के जवान से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तैनात सूरजपुर निवासी आईटीबीपी के जवान को एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। 30% तक मुनाफा देने की बात महिला द्वारा की गई, जिसके बाद आईटीबीपी के जवान द्वारा अलग अलग बैंक खातों में 51 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए और जब मुनाफा निकालने की बात सामने आई तो साइबर ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। एक ऐप भी डाउनलोड कराया गया था और उस ऐप में मुनाफे की रकम काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही थी, जिसके चलते आईटीबीपी के जवान के द्वारा जो भी उसके पास पैसा था वो पूरा निवेश किया। उसके अलावा लोन लेकर या रिश्तेदारों से पैसा लेकर भी निवेश किया। जल्दी अमीर बनने की चाह में आईटीबीपी का जवान फिलहाल साइबर ठगों द्वारा कंगाल बना दिया गया है। पूरे मामले को लेकर अब साइबर क्राइम थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी साइबर ठग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जिन बैंक खातों में पैसा डाला गया है उनको फ्रीज कराने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगातार रिटायर अधिकारी और अच्छे प्रोफाइल के लोगों को साइबर ठग ट्रेडिंग के नाम पर लगातार निशाना बना रहे हैं और हर महीने करोड़ों रुपए की जो ठगी की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस के द्वारा तमाम चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद भी लोग जल्दी अमीर होने की चाह में साइबर ठगों के निशाने पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। झांसी में ठंड से बचने के लिए हीटर ताप रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पड़ोसियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बेसहारा बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार का निर्णय लिया है। पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगला घाट का बताया गया है, जहां एक मकान में रह रही 80 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका प्रेमलता मिश्रा ठंड से बचने के लिए हीटर से ताप रही थी। तभी देर रात्रि अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। आग लगते ही बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया और उसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसकी आग बुझाई। झुलसी हुई अवस्था में पड़ोसी बुजुर्ग महिला को झांसी के मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। बताया गया है कि बुजुर्ग महिला काफ़ी समय से अकेले रह रही थी तथा उसके रिश्तेदारी में भी कोई नहीं है, जिसके चलते पड़ोसियों द्वारा मानवता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार का निर्णय लिया। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। लगातार बीमा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज जो जनपद संभल के बवराला कस्बा में जो बीमा माफिया थे, जो कि जिन लोगों को मारने के बाद फिर बीमा की रकम हड़पते थे, इसको लेकर के संभल के एडिशनल एसपी अंकुरती शर्मा के द्वारा लगातार यहां पर करोड़ों रुपए की बीमा माफियाओं का खुलासा कर चुकी हैं। लेकिन आज जो बीमा माफियाओं की संपत्ति है उसको लेकर के कई थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचा है और उनकी संपत्ति कुर्क करने की नोटिस चस्पा कर रहा है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं यहाँ के ये पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर जो बीमा माफिया के यहाँ पर जो संपत्ति जो 2 मंजिला मकान है, इस पर जो पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर जो नोटिस चस्पा कर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरह से जो ढोल नगाड़ों के साथ, जैसे मानो जिस तरह से कहीं किसी का कोई जुलूस निकल रहा हो, उस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो इसको पोस्टर को चस्पा कर रहा है, वो उसके घर पर पोस्टर चस्पा कर रहा है। जो बीमा माफिया है, जहाँ पर इसने बताया जा रहा है करोड़ों रुपए के बीमा हड़प लिया था और उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस की तरफ से अब तक करीब
करीब 68 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और लगातार ऐसी इन लोगों की जो संपत्ति है उन पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, देखिए यहाँ पर जो सीओ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो कई थानों का पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौजूद है। जिस तरह से जो बीमा माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है, लगातार संभल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। संभल से कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। जंगली जानवर जब अपने आशियाने को छोड़ रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करते हैं तो खासकर इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। इन दिनों महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र अंतर्गत मधवलिया रेंज के अमहवा और बेलहिया गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। जंगल से निकलकर एक खूंखार तेंदुए ने गांव में घुसकर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही स्थानीय पुलिस भी गांव में तैनात कर दी गई है। वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के आसपास पिंजड़ा लगाया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों को एहतियातन घरों में रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अकेले खेतों की ओर न जाएं और किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुई है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। संभल में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 9 साल की बच्ची को नोच कर मार डाला। दरअसल पूरा मामला बता दें कि संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर अपने मां और दादी के साथ 9 साल की मासूम बच्ची रिया अपने पशुओं को चारा लेने के लिए जंगल में खेत पर जा रही थी। तभी 10 से 12 आवारा कुत्तों का झुंड आया और कुत्तों ने रिया मासूम बच्ची पर हमला कर दिया, जिसमें उसे नोच कर घायल कर दिया। परिवार के लोगों के मुताबिक रिया का एक हाथ भी आवारा कुत्ते लेकर भाग गए। वहीं घायल अवस्था में रिया को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो करीब 10 से 12 की संख्या में आए थे और मां और दादी के साथ जो मासूम 9 साल की बच्ची थी वो कक्षा 1 में पढ़ती थी। वो अपने मां और दादी के साथ पशुओं का चारा लेने के लिए खेत पर जा रही थी। जैसे ही मां और दादी कुछ दूरी पर आगे निकली तो पीछे से आवारा कुत्तों का झुंड आया और झुंड ने रिया पर हमला कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गई थी। काफ़ी शोर मचाने के बाद वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे और ग्रामीण थे जंगल में, तो वो वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्हें आवारा कुत्तों को भगाया। बताया जा रहा है कि परिवार के मुताबिक जो आवारा कुत्ते थे वो रिया का एक हाथ भी लेकर भाग गए। वहीं पुलिस के मुताबिक जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार के लोगों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन आवारा कुत्तों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार संभल में आवारा कुत्तों के झुंड ने जो रिया थी 9 साल की बच्ची, उसकी जान ले ली। संभल से कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्यपाल यादव, संभल। संभल में लगातार प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण पर और अवैध निर्माण पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज जो कार्रवाई की गई है वो संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी नगर पालिका के मोहल्ले में की गई है, जो कि 1700 वर्ग मीटर में सरकारी खाद की गड्ढे की जमीन थी और उस पर करीब 850 वर्ग मीटर में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अवैध निर्माण कर मकान बना लिए थे। 8 लोगों ने 8 मकान बनाए थे, जिसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा 4 दिन पहले उन्हें राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उसकी पैमाइश की गई थी और उन्हें 4 दिन का समय दिया गया था। उसमें बताया था कि 12 जनवरी तक आप अपने अवैध निर्माण को हटा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई के डर से एक दिन पहले कुछ मकान स्वामियों ने अपने हथौड़ा लेकर अपने हाथ से और मजदूरों के द्वारा मकान का अवैध निर्माण हटाने का कार्य शुरू किया था। लेकिन जब पूरा निर्माण नहीं हटाया गया तो आज संभल प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 4 मकान बताए जा रहे हैं वो न्यायालय पहुंच गए मकान स्वामी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं संभल में लगातार बुलडोजर कार्रवाई का एक्शन देखने को मिल रहा है। संभल के जो नायब तहसीलदार हैं बबलू, उनकी अध्यक्षता में जो कार्रवाई की गई है,
जिससे कि संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जो इन लोगों ने अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण कर लिया है, या तो वो खुद अपना अवैध निर्माण ध्वस्त कर लें, अतिक्रमण छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के साथ अन्य भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई जिसमें 4 मकान ध्वस्त किए गए। संभल से कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। इस वक्त हम मौजूद है साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रेलवे स्टेशन में। आज यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक मॉक ड्रिल को इनकाद किया गया है, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाएगा कि 26 जनवरी भी जो है वो यहाँ पे आने वाला है, लेकिन सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहले ही सुरक्षा एजेंसी जो है वो हाई अलर्ट मोड पे नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है मॉक ड्रिल की जा रही है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे बड़ा सा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं ये अनंतनाग का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे जो है एक मॉक ड्रिल की गई है, जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और रेलवे स्टेशन पुलिस मौजूद था। और अगर देखा जाएगा कि सिक्योरिटी को पहले से ही हाई अलर्ट पे रखा गया है। खालिडार, रेलवे स्टेशन अनंतनाग। ठंड का प्रकोप अब नजर आने लगा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, यानी भयंकर से बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश और कई उत्तर भारत के राज्यों में ऑरेंज अलर्ट नज़र आ रहा है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ नरेश जी बात करने के लिए। सर, इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि जो पूरा इलाका पश्चिम और उत्तर भारत का है और साथ में उत्तर भारत में रेड ऑरेंज अलर्ट है। कितना तापमान गिरने वाला है, कितनी ज़्यादा ठिठुरन बढ़ेगी? देखिए, अभी क्या है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं हिमालय से, उसके कारण पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ टेम्परेचर्स काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं। इवन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं 1-1 डिग्री तक भी आगे हैं। तो उसके अलावा अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहाँ लोएस्ट मीन इवन सफदरजंग का 3.2 तक टेम्परेचर्स था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आज का मैप है, जिसके लिए हमारा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है। वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। तो बाकी जगह कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट अलर्ट नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि आज की डेट में जो सुबह का टेम्परेचर्स हैं, जो रात के टेम्परेचर्स हैं, वो भी सामान्य से कम है। उसके साथ सुबह के टाइम वेरी डेंस फॉग मीन जो विजिबिलिटी इवन बहुत सारी जगहों में 50 मीटर से भी कम है। इसके अलावा बहुत सारी जगह जो सन है वो भी नहीं दिन के टाइम निकल रहा है, जिसके कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी सामान्य से कम है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा जो वार्निंग है, डेंस फॉग का भी वार्निंग है, कोल्ड वेव का भी वार्निंग है और कोल्ड डे का भी वार्निंग है। कोहरा है, हवा की गति में कमी है, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो भूमध्य सागर से सीधी हवाएं उत्तर भारत में पहुंचेंगी और बारिश होने की संभावना भी रहेगी, यानी ठिठुरन के साथ साथ शीतलहर का कहर भी। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।